तो फंक्शंस की जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 3 हम देख रहे हैं आज, और हमारे सामने सबसे पहले जो फंक्शन लिखा हुआ है वो है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन भी बाकी फंक्शंस की तरह से एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। इस फंक्शन को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1, और x की जितनी भी वैल्यू 0 से बड़ी होंगी उनके लिए ये फंक्शन हमें 1 वैल्यू देगा। x की जो वैल्यू 0 के इक्वल होंगी उनके लिए हमें 0 मिलेगा, और x की जितनी भी वैल्यू 0 से छोटी होंगी उनके लिए हमें -1 मिलेगा। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, कुछ एग्जांपल्स या कुछ वैल्यूज़ की मदद से देख लेते हैं। x की 0 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, जैसे कि हमने 100 ले लिया, तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक और वैल्यू ले लेते हैं 0 से बड़ी, जैसे कि हमने 50 ले लिया, तो भी हमें वहाँ पे 1 ही मिलेगा। हमने 25 ले लिया, तो भी हमें वहाँ पे 1 ही मिलेगा, क्योंकि इस फंक्शन के हिसाब से x की जितनी भी वैल्यू 0 से बड़ी होंगी उन सब के लिए हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह से अगर हमने 0 ले लिया यहाँ पे, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। x की जो वैल्यू 0 से छोटी हैं उनके लिए हमें -1 मिलेगा। जैसे कि मान लो हम -1 लेते हैं, ये 0 से छोटी वैल्यू है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -1। माइनस का 2 लेते हैं तो भी हमें -1 मिलेगा, क्योंकि x की जितनी भी वैल्यू हम 0 से छोटी लेंगे उसके लिए हमें जो आंसर मिलेगा हमेशा -1 मिलेगा। हमने माइनस का 100 लिया तो भी हमें -1 मिलेगा, हमने माइनस का 50 लिया तो भी हमें -1 मिलेगा। x की जितनी भी वैल्यू 0 से छोटी हैं उन सब के लिए हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इस तरह से सिग्नम फंक्शन से वैल्यू निकाली जाती है। अब इसका ग्राफ किस तरह का होता है वो समझ लेते हैं। इसका ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा ज़रा, इसका ग्राफ बनेगा कैसे। देखिए ज़रा, x की वैल्यू अगर 0 होती है तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, यानी कि 0 पर हमें 0 ही मिलेगा, यहीं पे अपना डॉट आ जाएगा, 0 0 पहला पॉइंट हो जाएगा। x 0 है तो y भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन जैसे हम 0 से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो 1 ले लिया, तो अगर 1 लेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 पे हमें 1 मिलेगा। और अगर 2 लेते हैं तो उस पर क्या मिलेगा, तो भी हमें 1 ही मिलेगा। इसी तरह से अगर हम 3 लेते हैं तो 3 भी 0 से बड़ी वैल्यू है, उसके लिए भी हमें 1 ही मिलेगा। 4 लेते हैं तो हमें 1 मिलेगा, 5 लेते हैं तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी हैं। और 0 के लिए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 के लिए हमें 1 नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि 0 के लिए 1 नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल बनाना पड़ेगा, जिसको हम डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है तो हमें 0 मिलेगा, 0 पे 0 मिल रहा है, 0 पे 1 नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम डॉट नहीं बना सकते। लेकिन इसके आगे सब जगह हम ऐसे डॉट बना सकते हैं। 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सब के लिए हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये इस तरीके से चलेगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो रेंज में 3 वैल्यूज़ हैं, 3 में से एक वैल्यू जो 1 है वो हमें यहाँ पे मिल गई है, और 0 वाली वैल्यू ये हो गई। अब x की जो वैल्यू 0 से छोटी हुई उनके लिए देखिए क्या किया जाएगा। अब बात करते हैं x की उन वैल्यूज़ की जो 0 से छोटी हैं। तो अब -1 0 से छोटी वैल्यू है, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए हमें -1 मिलेगा। -1 पे -1 मिलेगा, -2 पे भी -1 मिलेगा, -3 पर भी -1 मिलेगा, -4 पर भी -1 मिलेगा। जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे हमेशा -1 ही मिलता रहेगा। ये थोड़ा सा ना सही से जुड़ नहीं पाया है, थोड़ा मोटा पेन लेता हूँ ताकि ये हमें सारे पॉइंट ज्वाइन होते हुए दिखाई दें। अब ठीक है, पहले से बेटर है। तो ये वैल्यू जो है ये y = -1 है। तो -1 वाली वैल्यू ये हो गई, 0 वाली वैल्यू ये हो गई, +1 वाली वैल्यू ये हो गई। तो जितनी भी वैल्यू 0 से बड़ी होंगी उनके लिए हमें 1 मिलेगा, जितनी भी वैल्यू 0 से छोटी होंगी उनके लिए हमें -1 मिलेगा, और 0 के लिए 0 ही मिलेगा। एक और बात है, यहाँ पर डार्क पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे सर्कल आप बनाएंगे। अपनी बुक में एक बार इसका ग्राफ आप देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है, ये आपकी बुक है। तो फोकस करके देखिए ज़रा, 0 पे 0 है तो 0 पे 1 वैल्यू नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पे सर्कल को डार्क नहीं करेंगे, ऐसे करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं हो रहा। 0 पर हमें वैल्यू 1 नहीं मिलेगी, 0 पर 0 ही मिलेगी, इसलिए सर्कल यहाँ पर डार्क होगा। ठीक है, इसके बाद 0 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 0.1 तो उस पर 1 मिलेगा, 0.2 उस पर 1 मिलेगा। 0 से बड़ी सभी वैल्यूज़ पे 1 मिलेगा, लेकिन 0 पे 1 नहीं मिलेगा, 0 पे 0 ही मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया गया है। ऐसे ही 0 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब पे -1 मिलेगा, लेकिन 0 पर 0 नहीं मिलेगा।
सॉरी 0 पर -1 नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर भी सर्कल इस तरह का बनाया गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। ग्राफ बनने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे इसका डोमेन और रेंज। देखिए इसका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मिलने वाले जो नंबर हैं, जो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे वो फिक्स नंबर होंगे। यानी कि रेंज जो है, रेंज में ऑल रियल नंबर नहीं लिखेगा, रेंज में बस 3 नंबर आ सकते हैं, 1, 0 और -1। आप देखिए आप यहाँ पे कुछ भी लिखते जा रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 वैल्यू मिल सकती हैं, या तो 1 मिलेगा, या 0 मिलेगा, या -1 मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ भी लिखो तुम उसके लिए फ्री हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हें केवल 3 ही वैल्यू मिलने वाली हैं। तो डोमेन होगा रियल नंबर, लेकिन जो रेंज है उसके अंदर सिर्फ ये 3 ही नंबर आएंगे। तो इस तरह से सिग्नम फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी हम ले चुके हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा उसका ग्राफ होता है, क्या उसका डोमेन होता है और क्या उसकी रेंज होती है। सिग्नम फंक्शन को क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप का फंक्शन जो हमारे सामने आ रहा है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान से समझिएगा। तो अब बारी आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, f(x) = ब्रैकेट x। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस ब्रैकेट से तो रिप्रेजेंट करते ही, साथ ही साथ हमें ये लाइन भी लिखना ज़रूरी होता है, ताकि ये इसको डिफाइन कर सके कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, x बिलोंग्स टू रियल। यहाँ पर रखा जाने वाला कोई भी जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है, ये एग्जाम्पल्स की मदद से ही समझ में आएगा। तो अगर आप यहाँ पर 1.3 रखते हैं तो ये जो फंक्शन है ये क्या वैल्यू एज्यूम करेगा। अब पढ़ते हैं इसको ज़रा। एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। लेस देन और इक्वल टू x, या तो इससे छोटा इंटीजर या फिर इसके इक्वल इंटीजर। अब 1.3 के इक्वल इंटीजर तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर्स होते हैं होल नंबर में, तो इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर इससे छोटा इंटीजर लेना पड़ेगा, और 1.3 से छोटा इंटीजर जो है वो 0 पड़ेगा। जिनको ये समझ में नहीं आ रही है बात, उनको नंबर लाइन पर चीज़ों को देखना ज़रूरी होगा। देखिए ज़रा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, इस तरह से। दूसरी तरफ -1, -2, -3 और -1। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। 1.3 कहाँ पर पड़ेगा, इस जगह पर कहीं 1.3 हुआ। तो 1.3 अगर आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो ये जो वैल्यू एज्यूम करेगा, या तो 1.3 के बराबर कोई इंटीजर होगा उसकी वैल्यू एज्यूम करेगा, या फिर 1.3 से छोटा जो इंटीजर होगा उसकी वैल्यू एज्यूम करेगा। 1.3 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 1.3 से छोटे तो बहुत सारे हैं, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 1। तो नंबर लाइन पे लिखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर आंसर 1 आना चाहिए, और मैंने गलती से यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो मैं इसको सुधार देता हूँ, 1 कर देता हूँ। 0, 1 का मतलब 1, या फिर इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और चेक कर लेते हैं, अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 2.5, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एज्यूम करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो क्या वैल्यू एज्यूम करेगा, या तो इसके इक्वल इंटीजर होना चाहिए, ये लिखा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल, या तो इक्वल होना चाहिए x के, या फिर उससे कम होना चाहिए। अब 2.5 के इक्वल तो कोई इंटीजर हो नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर्स होते हैं होल नंबर वाले, तो इससे छोटा इंटीजर लेना पड़ेगा जो कि 2 आएगा। वैसे तो 2.5 यहाँ पर पड़ेगा, और इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर होंगे, बहुत सारे, लेकिन उन सब छोटे इंटीजर में जो सबसे बड़ा होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उम्मीद है कि अब आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब मान लो कि हम 3.2 ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर 5.1 ले लेते हैं तो आपको 5 मिलेगा, और अगर आपने 5 ले लिया तो भी आपको 5 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि ये जो वैल्यू एज्यूम करेगा, या तो इसके इक्वल वैल्यू एज्यूम करेगा, या फिर इसे छोटे इंटीजर की वैल्यू एज्यूम करेगा। अब 5 तो खुद ही एक इंटीजर होता है, तो उसके इक्वल इंटीजर हमें मिल जाएगा, लेकिन 5.1 इंटीजर नहीं होता, तो इसके इक्वल तो हम लिख नहीं सकते, इससे छोटा इंटीजर कोई ले सकते हैं, और 5.1 से छोटा इंटीजर क्या आएगा, 5 आएगा। 5.1 जो है वो यहाँ पर पड़ेगा, इस जगह पर कहीं। उससे छोटे बहुत सारे इंटीजर होंगे, लेकिन उनमें से हमें कौन सा लेना होगा, ग्रेटेस्ट लेना पड़ेगा। इसीलिए इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उम्मीद है कि अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
इसके अलावा इस साइड में मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें -1 वैल्यू देगा अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी या उसके इक्वल या फिर 0 से छोटी होगी। तो इसको समझ लेते हैं ज़रा एक बार। -1 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर, ठीक है। तो 0 से छोटी और -1 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। 0 से छोटी वैल्यू माइनस का 0.5 इस तरह से होगी। तो अगर हम इस 0.5 को इस ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या तो हमें इसके इक्वल इंटीजर लेना पड़ेगा या फिर इससे छोटा इंटीजर लेना पड़ेगा, सॉरी। तो इसके इक्वल -0.5 के इक्वल तो कोई इंटीजर हो नहीं सकता, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, ये होगा। वैसे तो इससे छोटे इंटीजर और भी होंगे, जैसे कि -2 भी इससे छोटा इंटीजर होगा, लेकिन उन सब छोटे इंटीजर में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें वैल्यू 2 देगा जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और उसके इक्वल और 3 से क्या होगी, छोटी। तो इसको भी समझ लो ज़रा। ये 2 है और ये 3 है। तो जब x की वैल्यू 2 के इक्वल या उससे बड़ी होगी, तो मान लो एक वैल्यू ले ली 2.5, ये उससे बड़ी है। x की ये वैल्यू 2 से बड़ी है। तो अगर हम इसके अंदर 2.5 डाल देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो या तो हमें इसके इक्वल इंटीजर मिलेगा। अब 2.5 के इक्वल तो इंटीजर कोई हो नहीं सकता, तो फिर इससे छोटा इंटीजर लेना पड़ेगा। 2.5 से छोटा इंटीजर क्या है, 2 है। छोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी छोटे इंटीजर में सबसे जो ग्रेटेस्ट होगा वो यहाँ पर लिया जाए। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी थी। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब बारी आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाने की। बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसका ग्राफ बनाया जाएगा। तो पिछले पेज पर जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। पिछले पेज पर हमने कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें -1 वैल्यू देगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी और -1 से बड़ी और उसके इक्वल होगी। तो इसको ग्राफ में देखते हैं कहाँ पर है। ये पूरा x एक्सिस है। तो x की वैल्यू जब -1 के इक्वल और उस 0 से छोटी होगी तो उसके लिए हमें -1 वैल्यू मिलेगी। तो 0 से छोटा मतलब उसमें हम 0 नहीं ले सकते हैं, तो केवल हमें इतना ही लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इसका। तो इसको फिर से समझने की कोशिश करिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें -1 वैल्यू देगा x की उन वैल्यूज़ के लिए जो 0 से छोटी होंगी। तो अब उसमें 0 नहीं ले सकते, तो 0 नहीं ले सकते, तो इसलिए जहाँ पे 0 है वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक सर्कल बना दिया है। लेकिन 0 से छोटी और -1 तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी कि x अगर 0 से छोटा होगा और -1 तक होगा या -1 के इक्वल होगा, तो उन सब के लिए हमें -1 मिलेगा। माइनस का 0.5 है तो भी हमें -1 मिलेगा। देखिए इसके अंदर पुट करके माइनस का 0.5 आप पुट करते हैं, तो या तो हमें इसके इक्वल इंटीजर लेना होता है या इससे छोटा इंटीजर लेना होता है। तो इसके इक्वल तो इंटीजर कोई होता नहीं है, इससे छोटा इंटीजर क्या होता है, -1। तो माइनस का 0.5 है उसके लिए भी -1 है, माइनस का 0.2 है उसके लिए भी -1 है, माइनस का 0.9 है उसके लिए भी -1 है। तो ये इस तरीके से बनेगा। अब ये जो दूसरा वाला था कि x की वैल्यू 3 से छोटी और 2 के इक्वल उससे बड़ी होंगी, उन सब के लिए हमें 2 मिलेगा। इसको देखते हैं बनाकर। तो x की जो वैल्यू 3 से छोटी होंगी, यानी कि उसमें 3 तो इंक्लूड हो नहीं सकता, 3 से छोटी वैल्यूज़ के लिए और 2 के इक्वल उसके बराबर वैल्यूज़ के लिए हमें 2 मिलने वाला है। तो 2 कहाँ पर होगा, इस जगह पर। तो 3 से छोटी वैल्यूज़ लेनी है, तो इसका मतलब 3 ले नहीं सकते, वहाँ पे इस तरह से सर्कल बना दिया जाएगा। और 3 से छोटी वैल्यू और कहाँ तक, 2 तक। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आप इसमें ये देखिए कि 2.5 आएगा, तो 2.5 के लिए हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर 2.5 है तो उसके लिए 2 है, 2.9 है तो उसके लिए भी 2 है, 2.1 है तो उसके लिए भी 2 है, और अगर 2 हुआ एग्जैक्टली तो उसके लिए भी क्या होगा, 2 के लिए 2। तो इस तरह से ग्राफ तैयार किए जाते हैं। कुछ और वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। एक और वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हमें 0 वैल्यू मिलेगी जब x 1 से छोटा और 0 से बड़ा और उसके इक्वल होगा। कुछ ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पर लेकर देख लेते हैं। तो 0 से बड़ी और उसके इक्वल वैल्यू, मान लो 0 ही लिखा, तो 0 के लिए 0 देगा। और 0.1 अगर लेते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0.2 लेते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं।
अब ज़रा देखिए, x की वैल्यू 1 से छोटी, यानी कि 1 तो ले नहीं सकते, 1 से छोटी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। और x की जितनी भी वैल्यू 1 से छोटी और 0 के बराबर उससे बड़ी होंगी, उन सब के लिए हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्योंकि हम 1 नहीं ले सकते, तो इसलिए 1 के ऊपर तो ये बना दिया जाएगा। 1 से छोटी वैल्यूज़ लेनी है। x की वैल्यू 1 से छोटी ली, जैसे कि हमने 0.9 लिया, तो उसके लिए हमें 0 मिलेगा। 0.8 के लिए भी 0 ही मिलेगा। 0.5 के लिए भी y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह से इसका ग्राफ ये बन जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से वैल्यू 3 कब मिले, जब x की वैल्यू 4 से छोटी होगी और 3 के इक्वल उससे बड़ी होगी। एग्जांपल लेकर चेक कर लेते हैं। मान लो कि हमने 3.5 लिया, तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3.9 लेंगे तो उसके लिए भी हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 से छोटी वैल्यूज़ लेनी होगी, तो 4 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब 4 तो हमें लेना नहीं है। 4 से छोटी वैल्यूज़ हमें लेना शुरू करना है, तो 4 नहीं लेंगे और इन सब के लिए हमें 3 मिलेगा। तो इस जगह पर ऐसे एक सर्कल बना दिया जाएगा। 4 से छोटी वैल्यू जो 3 तक की हैं, उन सब के लिए हमें, तो उन सब वैल्यूज़ के लिए हमें 3 ही मिलने वाला है। तो इस तरह से 3 तक ये बना दिया जाएगा। तो ऐसे कोई भी वैल्यूज़ लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इजीली बनाया जा सकता है। अपनी बुक में देख लीजिए ग्राफ किस तरह का है, तो आपकी बुक में भी इसी तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है। तो बुक में बस यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद आगे कोई किसी टाइप का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है। एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो अब बारी आती है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो इसमें बिल्कुल उल्टा ही होगा जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हुआ था, लेकिन इसे रिप्रेजेंट उसी तरह से किया जाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट और एक्स, और इसके अंदर भी ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो आर आर के बीच में ये फंक्शन बना हुआ होता है। ये फंक्शन काम कैसे करेगा ये समझ लीजिए। मान लीजिए आप इसके अंदर वैल्यू डालते हैं 2.9, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरह से आप वैल्यू उसके अंदर डालते हैं जैसे कि 5.7, तो आपको क्या मिलेगा, 5 से अगला इंटीजर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, या तो आपको इसके इक्वल इंटीजर मिलेगा या फिर आपको इससे बड़ा इंटीजर मिलेगा। ये या क्योंकि 5.7 के इक्वल तो इंटीजर हो नहीं सकता, तो हमें इससे बड़ा ही ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 5 है, तो पिछले वाले की तरह से सामने भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमने 10.1 लिया है, तो उसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल उसके उल्टे की तरह से काम करता है। अगर यही चीज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होती तो 10.1 के लिए हमें क्या मिलता, 10 मिलता, लेकिन अभी हमें क्या मिला, 11 मिला। माइनस वालों में कुछ बच्चे हमेशा गड़बड़ी कर देते हैं। मान लो कि हमें माइनस का 4.2 लिखा हुआ है, तो उसके लिए वो जल्दबाजी में यहाँ पे माइनस का 5 लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर माइनस का 4 आएगा। तो इसको एक बार नंबर लाइन पर देख लेते हैं कि यहाँ पे माइनस का 4 कैसे आया है। तो सबसे पहले देखिए माइनस का 4.2 कहाँ पर पड़ेगा, इस जगह पर कहीं होगा माइनस का 4.2, और हमें क्या करना है, इस बार इधर की तरफ मूव करना है, राइट साइड में। पिछली बार हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में लेफ्ट में मूव कर रहे थे, इस बार राइट में मूव करना है। और राइट में चलते समय जो भी सबसे बड़ा इंटीजर हमें मिलेगा वही, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो भी सबसे छोटा इंटीजर मिलेगा। अब -4.2 से बड़े बहुत सारे इंटीजर हैं, लेकिन इन सारे इंटीजर में जो सबसे छोटा होगा वो होगा -4, इसीलिए उसको लेना पड़ेगा। इसीलिए इस फंक्शन का नाम भी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एक बार फिर से समझिए, माइनस का 4.2 हमने नंबर लाइन पर लिखा, इसके बाद इससे बड़े इंटीजर हमें दिख रहे हैं, बहुत सारे इंटीजर हैं, -3 भी इससे बड़ा है, -2 भी इससे बड़ा है, लेकिन इन सभी इंटीजर में जो सबसे छोटा इंटीजर होगा, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, उसी को लिया जाएगा। तो इसीलिए माइनस का 4 यहाँ पे लिया गया है, और इसीलिए इस फंक्शन का नाम है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ और एग्जाम्पल लेकर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमने इसके अंदर 3.5 ले लिया है, तो 3.5 3 और 4 के बीच में यहाँ पर कहीं पड़ेगा। अब 3.5 से बड़े इंटीजर हमें देखने होंगे। 3.5 से बड़े इंटीजर तो बहुत सारे हैं, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन इन सब में जो सबसे छोटा इंटीजर है वो क्या है, 4 है। तो अगर 3.5 लिखा है स्मॉलेस्ट इंटीजर के अंदर, तो उससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 5 मिलेगी। सीधी सी बात यह है कि जहाँ पे 3.5 लिखा है ना, उससे आगे बढ़ते चले जाना, जो भी सबसे पहला इंटीजर मिलेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। इसी तरह से मान लो कि माइनस का 7.2
2 लिखा है तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। फिर से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर -7 है और उधर है -8। माइनस का 7.2 कहाँ पर होगा, माइनस का 7.2 इस जगह पर होगा। तो जब हम उधर को जाएंगे तो उधर सबसे पहला इंटीजर क्या पड़ेगा, -7 पड़ेगा, इसीलिए इसका जो आंसर है वो -7 होगा। तो ऐसे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें वैल्यू देगा 4 जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी और 4 के इक्वल उससे छोटी होगी। एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा होगा भी या नहीं। जैसे कि हमने 3.1 इसके अंदर डाला, तो 3.1 के लिए जब हम चलेंगे राइट की साइड तो सबसे पहले क्या इंटीजर आएगा, 4 ही आएगा। इसी तरह से हमने अगर 3 ले नहीं सकते हैं क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यूज़ यहाँ पर लेनी है, 3.2 लेंगे तो भी आपको 4 मिलेगा, और अगर आपने 4 ले लिया तो भी आपको वहाँ पे 4 ही मिलेगा। तो इससे साबित होता है कि ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। तो 3 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है तो इसका मतलब हम 3 नहीं ले सकते, और इन सब के लिए हमें 4 मिलेगा। तो 3 नहीं ले सकते तो 3 के ऊपर बनेगा ऐसे सर्कल। 3 से बड़ी वैल्यू 4 तक की सब के लिए हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो बस इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें 2 वैल्यू कब देगा, जब x की वैल्यू 2 से छोटी उसके इक्वल होगी लेकिन 1 से बड़ी होगी। तो अगर 1 से बड़ी होगी तो इसका मतलब 1 तो हम ले नहीं सकते, लेकिन जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 1.2 तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, 1.2 के लिए 2 मिलेगा। तो 1.2 यहाँ पर होगा उसके लिए 2 मिलेगा, और 2 तक हमें 2 ही मिलता रहेगा। ऐसे करके बनाया जा सकता है। इसी तरह से हमें 3 वैल्यू कब मिलेगी, जब x 3 से छोटा और उसके इक्वल होगा और 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा, उन सब के लिए हमें 3 मिलने वाला है, तो 3 होगा यहाँ पर। तो इस तरह से बनाया जाएगा। तो ये जो है ना 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए है, तो इसका मतलब 2 तो ले नहीं सकते। 2 से बड़ी वैल्यूज़ 3 तक की जो होंगी यहाँ तक, उन सब के लिए हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये वाला जो हमने यहाँ पे बना रखा है ना, यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिलनी थी, ये वाला गड़बड़ है। तो इसको जो है ना थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, इस जगह पर, यहाँ पर ये बनेगा। क्योंकि 1 से बड़ी और 2 से छोटी और उसके इक्वल जितनी भी वैल्यूज़ थी उन सब के लिए हमें 2 मिलना था। तो ग्राफ यहाँ पे बनेगा, मैंने गलती से इसको बना रखा था यहाँ पे, तो इसको मिटा देता हूँ। अब कुछ माइनस के नंबर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि माइनस में थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें वैल्यू हमेशा देगा -1 कब, जब x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी और -1 के इक्वल और उससे छोटी होगी। चेक कर लेते हैं। -2 से एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। इस माइनस के नंबर्स के लिए नंबर लाइन पे देखना बड़ा ज़रूरी होता है। ये -2 हो गया और ये हो गया -1। ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो -2 से बड़ी वैल्यू जैसे कि हमने ले ली -1.9, तो उसके लिए भी हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। -1.8 लेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी कि -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं -1 तक की, सब के लिए हमें ये क्या देगा, -1 ही देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 तो लिया नहीं जा सकता, तो -2 के ऊपर ये सर्कल बना दिया जाएगा। ठीक है। और -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी -1 तक की, सब के लिए हमें -1 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ बना सकते। और ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ -1 को इस जगह पर। ठीक है। तो ऐसे बाकी सारे पॉइंट्स भी आप आसानी से बना सकते हैं। ये था स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरी तरह से उल्टा था। ये बड़े काम के फंक्शन होते हैं, 12th क्लास में इनका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह के फंक्शंस होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपकी किताब में यहीं तक ही दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहीं तक ही आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू होने से पहले इन सभी फंक्शंस की अच्छी तरह से आप स्टडी कर लीजिएगा। आज बस इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इसकी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू।